हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक की क्लासेस में हम दूरी तथा विस्थापन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं और आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं चाल और वेग। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है और वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे चाल और वेग। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चाल और वेग में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? चाल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाल। ठीक है, चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, चाल या फिर स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्पीड क्या है। चाल को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा या किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए माना कोई कण t समय में d दूरी तय करता है। t समय में d दूरी तय करता है तो इस कण की हमें क्या निकालनी? चाल। तो इस कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी, t समय में तय की गई दूरी कितनी है? d है। t समय में तय की गई दूरी अगर d है तो एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी हो जाएगा d/t। t समय में कितनी दूरी तय करता है? d। तो एकांक समय में कितनी दूरी तय करेगा? d/t। और हमें पता है परिभाषा से एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो यहाँ पे एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो चाल d क्या है? दूरी, और t क्या है? समय। t क्या है? समय। तो यहां से चाल का सूत्र निकल के आया, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह सूत्र आपने पहले भी पढ़ रखा है और यहां पर भी पढ़ लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम किससे निरूपित करते हैं? v से। तो लिखेंगे v बराबर d/t। v बराबर d/t। ये हो जाएगा चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब देखते हैं दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। समय कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी और समय दोनों अदिश राशि हैं, तो दूरी मतलब अदिश में अदिश का भाग देंगे तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहां से हमें जो चाल मिलेंगे, तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। इसी से हमें समझ में आ जाएगा क्या? चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। और कुछ बात करते हैं चाल के बारे में। तो चाल
का जो मात्रक होता है, तो चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड, तो चाल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे लिखेंगे चाल का ऐसा ही मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, चाल का एक व्यवहारिक मात्रक होता है, जैसे कार बाइक में जो जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जिससे हम स्पीड नापते हैं, चाल नापते हैं, वह 4 किलोमीटर प्रति आवर में होती है। तो इसलिए यहां पे लिख देंगे चाल का व्यवहारिक मात्रक, चाल का व्यवहारिक मात्रक, चाल का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, यह चाल का व्यवहारिक मात्रक होता है। मान लेते हैं कोई कार चल रही है, कार की स्पीड दे रखी है 60 की स्पीड से चल रही है कार, ऐसे बोलते हैं ना 60 की स्पीड चल रही थी, 80 की स्पीड से कार चल रही थी, वह 80 किलोमीटर प्रति आवर होता है और वह कार के स्पीडोमीटर पर लिखा होता है किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां पर हम देखते हैं किलोमीटर प्रति आवर तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या संबंध है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर, 1 किलोमीटर प्रति आवर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां पर हम एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न किस प्रकार का होगा, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन, एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। ये जो चाल दी है किलोमीटर प्रति आवर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है। देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, 54 किलोमीटर प्रति आवर, हमें पता है, क्या चीज पता है, 1 किलोमीटर प्रति आवर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति आवर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा कितना, 54 गुणा किलोमीटर प्रति आवर को क्या रखेंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर लिखेंगे कितना, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 18 को 54 में 3 बार चला जाएगा और 3 गुणा 5 हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो 54 किलोमीटर प्रति आवर को हम लिख देंगे कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें, यहां पर देखो 1 किलोमीटर प्रति आवर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब कि अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे। अगर ऐसी बात हो कि मीटर प्रति सेकंड को हमें किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर में परिवर्तित करना है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। अगर आपको दिया है मीटर प्रति सेकंड में कोई मान दिया है
उसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं दिया हो 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो क्या करेंगे 20 गुणा 18/5 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। 5 को 20 से काटेंगे 4 बार तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। 20 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है 72 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है, ठीक है। अगर कोई कार 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तो उसका मान मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए स्टूडेंट्स, हमने चाल के बारे में पढ़ा, तो चाल का जो सूत्र था वह सूत्र था चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखते हैं, जब हमने दूरी पढ़ी थी तो दूरी के समय में हमने ये चीज पढ़ा था कि किसी गतिशील वस्तु के लिए या किसी गतिशील कण के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिशील कण के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है और समय भी धनात्मक है। तो यहां पर हम लिखेंगे किसी गतिशील कण के लिए, किसी गतिशील कण के लिए दूरी धनात्मक समय धनात्मक, तो चाल भी कैसी राशि होगी धनात्मक राशि होगी। तो किसी गतिशील कण के लिए चाल सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिशील कण के लिए चाल सदैव धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो यहां पे लिखेंगे स्थिर कण के लिए, स्थिर कण के लिए चाल कैसी होती है, जो कोई रुका हुआ है स्थिर है तो उसकी चाल शून्य होगी। तो स्थिर कण के लिए चाल क्या होती है शून्य होती है। तो चाल या तो धनात्मक हो सकती है या क्या हो सकती है शून्य, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहां तक हमने चाल के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे चाल के प्रकार। तो देखिए चाल के प्रकार क्या क्या हैं। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार, ठीक है। तो चाल के क्या क्या प्रकार हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए चाल के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या औसत चाल। क्या पढ़ेंगे औसत चाल। औसत चाल को लिखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पर लिखेंगे औसत चाल को कैसे परिभाषित करेंगे, किसी गतिशील कण द्वारा, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगे समय के अनुपात को, कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का क्या सूत्र है, औसत चाल का सूत्र है औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यह सूत्र होता है औसत चाल का। औसत चाल को देखो, चाल को किससे निरूपित करते हैं? v से, और v पर इस तरह के अगर ब्रैकेट लगा दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? औसत चाल। तो देखिए आगे हम बात करते हैं औसत चाल को समझने के लिए। ये तो हमने औसत चाल की परिभाषा लिखा दी, ये हमने सूत्र लिखा दिया। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि औसत चाल क्या होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं दौसा से जयपुर जा रहा हूं। दौसा से कहां जा रहा हूं? जयपुर। ठीक है, दौसा से जयपुर जाने के लिए मैंने बाइक ली। बाइक जब ली, दौसा तथा जयपुर के मध्य की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। दौसा तथा जयपुर के मध्य की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। मैंने बाइक ली, बाइक को स्टार्ट किया। बाइक को स्टार्ट करने के बाद बाइक को चलाया। तो जिस समय पर बाइक स्टार्ट की थी उस समय पर बाइक की जो चाल थी वह 0 थी, रुकी हुई थी जब स्टार्ट की थी। उसके बाद कुछ समय पश्चात बाइक की चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड, फिर हो गई 10 किलोमीटर प्रति आवर। बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर में देखेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर में चाल मिलेगी। कुछ समय पश्चात 10 किलोमीटर प्रति आवर चाल हो गई, उसके कुछ समय पश्चात 20 किलोमीटर प्रति आवर चाल हो गई, कुछ समय पश्चात 30 किलोमीटर प्रति आवर हमारी चाल हो गई। ऐसे ही चलते चलते बाइक कहाँ पहुंच गई? बाइक हाईवे पर चली गई। अब हाईवे पर हमने स्पीड बढ़ा ली। हाईवे पर मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर, 60, 70, 80, 85, 90, 80, 85, 90 की स्पीड हो गई। फिर मान लेते हैं सामने कोई भारी वाहन आ गया, तो हमने ब्रेक लगाई तो फिर चाल कम हो गई। फिर चाल घटकर कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। फिर कभी 50 किलोमीटर आवर, कभी 60 किलोमीटर प्रति आवर, कभी 70 किलोमीटर प्रति आवर, कभी 80, कभी 50, कभी 60। इस तरह से हम बाइक को चलाते रहे। जैसे ही सिचुएशन आई इस तरह से हम बाइक को चलाते रहे, और ऐसे ही चलाते 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 हम 1 घंटे में, कितना समय लगा? t बराबर 1 आवर, 1 घंटे में दौसा से जयपुर पहुंच गए। तो 1 घंटे में दौसा से जयपुर पहुंच गए। ठीक है, तो हमारी जो बाइक की चाल थी वो कभी 60 किलोमीटर प्रति आवर, कभी 80 किलोमीटर प्रति आवर, कभी 30 किलोमीटर प्रति आवर थी। ठीक है ना, हर बार चाल का मान परिवर्तित हो रहा था। कभी जो बाइक थी वो तेज चल रही थी, कभी धीरे चल रही थी, तो चाल कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी। लेकिन जब मैंने औसत चाल निकाला, क्या निकाला? औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र था कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी थी हमारे पास? 60 किलोमीटर, और समय कितना था? 1 आवर। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो हमारे पास औसत चाल है, यह औसत चाल निकल के आई 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब इस औसत चाल का क्या मतलब है? ये हमने जो औसत चाल निकाली 60 किलोमीटर प्रति आवर, इसका क्या मतलब है? तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए औसत चाल जो होती है वह क्या है? मैंने 1 घंटे में दौसा से जयपुर पहुंचा, मैं 1 घंटे में दौसा से जयपुर पहुंचा, और दौसा से जयपुर की दूरी 60 किलोमीटर थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे दिए गए समय तक मैं इतनी चाल से चलूं, औसत चाल से चलूं, तो तय की गई दूरी पर मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब कि अगर मैं बाइक को हाईवे पर स्टार्ट करूं और स्टार्ट करते ही बाइक की स्पीड कितनी कर दी? 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब न तो बाइक की स्पीड मैंने कम की, न बाइक की स्पीड मैंने ज्यादा की। पूरे 1 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड रखी, तो मैं 1 घंटे में दौसा से जयपुर पहुंच जाऊंगा, या 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर लूंगा। इसको बोलते हैं क्या? औसत चाल। पूरे समय तक एक समान चाल कितनी रखी जाए जिससे वह दिए गए समय में तय की गई दूरी पर पहुंच जाए। तो यहां पर औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है, तो पूरे समय तक 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलूंगा, तो 1 घंटे में दौसा से जयपुर या फिर 60 किलोमीटर दूरी तय कर लूंगा। तो इसे कहते हैं औसत चाल।
औसत चाल में हम यह मान लेते हैं कि पूरे दिए गए समय तक या कुल समय तक हम औसत चाल से चल रहे हैं, तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने औसत चाल के बारे में पढ़ा और अब हम औसत चाल पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़िए। यदि एक कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से और द्वितीय आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, इस यात्रा में कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। औसत चाल में यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ इसके ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन दिया है कितना, v1 प्लस v2 अपॉन 2। बी ऑप्शन रूट के अंदर 2v1 v2 या रूट के अंदर v1 v2। सी ऑप्शन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और डी ऑप्शन दिया हुआ है रूट के अंदर 2v1 v2। इस तरह के ऑप्शन दिए हुए। हमें प्रश्न को हल करना है, तो चलिए अपनी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऑप्शन दीजिए, फिर स्क्रीन को स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है, यदि एक कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से चलता है, मान लेते हैं कि ये जो कण है यह बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच रहा है। वो जो कण है वह बिंदु ए से कहां पे पहुंच रहा है, बिंदु बी पर। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसकी औसत चाल निकालनी है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो मैंने मान लिया कि ए तथा बी के मध्य की कुल दूरी कितनी है, ए तथा बी के मध्य की कुल दूरी कितनी दी हुई है, 2d। ये दूरी मैंने कितनी मान ली, 2d। ए तथा बी के मध्य की कुल दूरी 2d है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से चलता है। प्रथम आधी दूरी मतलब कुल दूरी 2d है, तो उसका आधी दूरी हो गया d। तो प्रथम आधी दूरी मतलब ये आधी दूरी मान लेते हैं, कितनी दूरी हो गई है, d। कितनी चाल से चलता है, v1 चाल से चलता है। और द्वितीय आधी दूरी मतलब 2d का आधा d, कितनी चाल से चलता है, v2 चाल से चलता है। ठीक है ना, प्रथम आधी दूरी d v1 चाल से चलता है और द्वितीय आधी दूरी d v2 चाल से चलता है। तो हमें इस यात्रा में कण की औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल निकालने का देखो सूत्र क्या है हमारे पास, औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो पूरी यात्रा तय करने में कुल दूरी कितनी मानी थी हमने, 2d। कुल दूरी हमने कितनी मान ली, 2d। और कुल समय की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ए बिंदु से मध्य बिंदु m तक पहुंचने में मान लेते हैं समय कितना लगा, t1। और m बिंदु से b तक पहुंचने में मान लेते हैं कितना समय लगा, t2। ए बिंदु से m बिंदु तक पहुंचने में समय लगा t1 और m बिंदु से b बिंदु तक पहुंचने में समय कितना लग गया, t2। ठीक है, तो यहां पर कुल समय हो जाएगा कितना, t1 प्लस t2। 2d बटे t1 प्लस t2, ये हो जाएगा औसत चाल। ठीक है, अब ये औसत चाल हमें निकालनी है, तो औसत चाल के लिए हमें क्या समय का पता होना चाहिए, समय कितना है, t1 का मान पता होना चाहिए और t2 का मान पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास चाल का सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मुझे समय निकालना है तो समय का सूत्र हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। यहां से मैंने समय निकाला कितना, t1। t1 देखो a तथा m के मध्य का समय है,
ए तथा एम का मध्य समय t1 है, चाल v1 है, दूरी d है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? v1। ठीक है ना? तो A से लेके M तक पहुंचने में समय अगर t1 है तो t1 हो जाएगा d/v1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं t2 की, तो t2 के लिए दूरी कितनी है? d, और चाल कितनी है? v2। तो t1 हो जाएगा t1 बराबर d/v1 तथा t2 बराबर d/v2। ठीक है, औसत चाल हो गया 2d/v1 प्लस v2। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो औसत चाल को हम क्या v इस तरह से निरूपित करते हैं ब्रैकेट लगाकर, यहां पर लिख दें हम कितना 2d अपॉन t1 का मान रख दिया d/v1 और t2 का मान रख दिया d/v2। चलिए यहां से हम बात करते हैं औसत चाल v की, तो औसत चाल v हो गया 2d अपॉन, देखो यहां से हम क्या करेंगे d को कॉमन ले लेंगे, d को हमने यहां से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। इस d से इस d को काट दिया तो हमारे पास औसत वेग का मान होगा कितना? 2/1/v1 प्लस 1/v2। तो यहां से औसत चाल निकालने के लिए v1 v2 का क्या ले लिया? एलसीएम। नीचे लिख देंगे कितना? v1 v2 v1 v2। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कितना? v2 प्लस v1 और सबसे ऊपर कितना है? 2। ये v1 v2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो औसत वेग का मान हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। 2 v1 v2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गए और ये कितना हो गया? v2 प्लस v1, और v2 प्लस v1 को हम क्या लिख सकते हैं? v1 प्लस v2। तो यह मान निकल के आया औसत चाल का। कितना? औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 2v, कौन सा? ये सी ऑप्शन, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए भी ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं ऑप्शन पर हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में v1 चाल से और द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से गति करता है तो यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल बताइए। यह हमें प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ? प्रथम आधे समय तक v1 चाल से चलता है और आगे वाले द्वितीय आधे समय तक v2 चाल से चलता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बिंदु A से कहां पहुंचता है? बिंदु B पर। ये बिंदु A, ये बिंदु, तो यहां पर समय दिया हुआ है प्रथम आधे समय में v1 से, द्वितीय आधे समय पर v2 से चलता है। तो यहां से मान लेते हैं, माना उस कण द्वारा यह पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा? 2t। 2t हमने क्यों लिया है? क्योंकि 2t का आधा कितना हो जाएगा? t। ठीक है, तो माना कि उस कण द्वारा यात्रा पूरी तय करने में कितना समय लगा? 2t। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कण प्रथम आधे समय अंतराल v1 से चलता है तो 2t का आधा कितना हो गया? t। t समय तक कितने चाल से चलता है? v1 से। मान लेते हैं वह बिंदु किस पर पहुंच गया? m पर। फिर अगले आधे समय t कितनी चाल से चलता है? v2 चाल से चलता है। प्रथम आधा समय कितने चाल से चलता है? v1 से, और द्वितीय आधे समय तक, प्रथम आधे समय अंतराल कितने से चलता है? v1 से, और द्वितीय आधा समय अंतराल किससे चलता है? v2 से चलता है। तो हमें निकालना है तो यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल बताइए।
यात्रा के दौरान हमें इसकी औसत चाल निकालनी है। देखिए हम लिखते हैं यहां पे क्या, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, हमें देखो औसत चाल निकालना है, कुल दूरी हमें कितना पता ही नहीं है, तो यहां से कुल दूरी कैसे निकालेंगे, ए तथा एम के मध्य की दूरी को हमने कितना मान लिया, d1। ए तथा एम की मध्य की दूरी को कितना मान लिया, d1, तथा एम तथा बी के मध्य की दूरी को हमने कितना मान लिया, d2। तो कुल यात्रा में तय की गई दूरी हो जाएगा d1 प्लस d2। कुल दूरी हो गया कितना, d1 प्लस d2। और कुल समय कितना है, ये t और ये t कितना हो गया, 2t। समय कितना हो गया, 2t। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैं चाल का सूत्र लिखूं तो चाल होता है क्या, दूरी बटे समय। मुझे क्या निकालनी है, d1 तथा d2 दूरी निकालनी है, तो मैंने चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी हो गया चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी अगर मैं d1 निकालूं तो चाल कितनी है v1, समय कितना है t, तो d1 हो जाए कितना, v1t। ऐसे ही मैं दूरी निकालूं कितना, d2, तो d2 दूरी के लिए चाल कितनी है, v2, समय कितना है t, तो ये हो जाए कितना, v2 इंटू टी। तो d1 का मान निकल के आया v1t और d2 का मान निकल के आया v2t। अब हम यहां पे क्या करेंगे, औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल को कैसे निरूपित करते हैं, v पर हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर। d1 का मान निकल के आएगा v1t और d2 का मान निकल के आया v2t अपॉन नीचे क्या रख देंगे, 2t। अब क्या करेंगे, ऊपर से यहां से t को कॉमन ले लेंगे, t को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, v1 प्लस v2 और नीचे कितना है, 2t। तो t को कॉमन ले लिया, v1 प्लस v2 और नीचे बचा 2t। इस t से इस t को काट देंगे तो यहां से औसत चाल का मान निकल के आएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। औसत चाल का मान निकल के आया v1 प्लस v2 अपॉन 2। यहां पे लिखेंगे v औसत बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, v1 प्लस v2 अपॉन। तो देखिए पहले वाले प्रश्न में क्या था, आधी दूरी v1 से चली थी और आधी दूरी v2 से चली थी। तो जब दूरी आधी हो, जब दूरी आधी होती है तो वेग निकल के आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और जब समय आधा होता है तो वेग निकल के आता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। चलिए, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो यहां पे देखो हम एक केस ले रहे हैं, किस तरह से कि यदि कोई गतिशील कण, यदि कोई गतिशील कण, ठीक है ना, S1 S2 S3 डैश 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 दूरियां, यदि कोई गतिशील कण S1 S2 S3 डैश 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 दूरियां, ठीक है, क्या दिया हुआ है, v1 v2 v3 क्रमशः v1 v2 v3 डैश 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 चाल से तय करता है, चाल से तय करता है, तो कण की
औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कण की औसत चाल, ठीक है ना। हमारे पास किस तरह का केस दिया हुआ है, अगर कोई गतिशील कण है वह S1 दूरी कितनी चाल से चलता है, V1 चाल से। S2 दूरी कितने से चाल से चलता है, V2 चाल से। S3 दूरी कितनी चाल से चलता है, V3 चाल से, डैश डैश डैश। जैसे S4 किससे चलेगा, V4 चाल से। तो उस कण की हमें क्या निकालनी है, औसत चाल ज्ञात करनी है। हमें पता है औसत चाल का सूत्र क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मान लेते हैं कि ये कोई गतिशील कण है, यह बिंदु ए से गति प्रारंभ की उसने, इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, ए से गति प्रारंभ करके जा रहा है। तो S1 दूरी उसने कितनी चाल से चली, V1 से। मान लेते हैं S1 दूरी पर स्थित एक बिंदु B है, कितनी चाल से चली, V1 चाल से। फिर S2 दूरी कहां पर है, C पर है, कितनी चाल से चली, V2, ठीक है। फिर क्या किया, बिंदु C से बिंदु D के मध्य की दूरी कितनी है, S3, कितनी चाल से चली, V3, डैश डैश डैश। इस तरह से वो चलता है। S1 दूरी V1 चाल से चलता है, S2 दूरी V2 से चलता है, S3 V3 से, डैश डैश डैश। हमें क्या करना है, इस कण की औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो S1 S2 S3 दूरियां हैं, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डैश डैश डैश। और कुल समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे, माना S1 दूरी चलने में समय कितना लगा, T1। S2 दूरी चलने में समय कितना लगा, T2। S3 दूरी चलने में समय कितना लगा, T3, डैश डैश डैश। हमने मान लिया कि S1 दूरी चलने में T1 समय लगा, S2 दूरी चलने में T2 समय लगा, S3 दूरी चलने में T3 लगा, डैश डैश डैश। तो यहां पर हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश डैश। और कुल समय कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो, अगर हम AB की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, AB के लिए, केवल हम बात करते हैं AB के लिए। चाल क्या है, V1, चाल क्या है, V1, दूरी कितनी है, S1, समय कितना है, T1। समय दिया नहीं, समय हमने माना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A से लेके B तक चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहां से हम क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं। यहां से अगर हम समय निकालेंगे कितना, T1, ये समय T1 ऊपर तो V1 नीचे हो जाएगा कितना, S1 अपॉन V1। T1 हो गया S1 अपॉन V1। ऐसे हम बात करते हैं BC के लिए, BC के लिए B से लेकर C तक की अगर हम बात करते हैं, तो चाल कितनी है, V2, दूरी कितनी है, S2, समय कितना है, T2। तो चाल हो जाए कितना, V2 बराबर S2 अपॉन T2। और यहां से T2 का मान निकल के आएगा S2 अपॉन कितना, V2, S2 अपॉन V2। ऐसे ही T3 का मान निकल के आएगा S3 अपॉन V3। और इन समय के मान को हम इस सूत्र में रख देंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा क्या, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी के लिए S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 दिया हुआ है। यहां पे लिख लिया हमने कितना, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश डैश। मतलब और भी दूरियां हो सकती हैं। और समय T1 को हम क्या लिखेंगे, S1 अपॉन V1, S1 अपॉन V1। T2 को लिखेंगे कितना, S2 अपॉन V2। T3 को लिखेंगे कितना, S3 अपॉन V3 प्लस डैश डैश डैश। तो यहां पर ये हमें निकालने को मिल जाएगा एक सूत्र औसत चाल का। क्या सूत्र निकलेगा, हमें औसत चाल का सूत्र प्राप्त होगा।
सूत्र दिया हुआ है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डैश डैश डैश। ये सूत्र तब काम करेगा जब कोई गतिशील कण की दूरियां दे रखी हैं और दूरियों के चाल दे रखे हैं। S1 दूरी V1 से चला है, S2 दूरी V2 चाल से चला है। तो यहां पर हमें जो कण है, कण का समय नहीं दिया हुआ, कण का समय नहीं दिया हुआ है, केवल हमें क्या दिया हुआ है, S1 दूरी V1 चाल से चलता है, S2 V2 से चलता है, S3 V3 चलता है। हमने माना था, ये हमने माना था कि S1 दूरी चलने में T1 समय लगा, S2 T2 चला, S3 T3 चला। तो T1 हमें पता नहीं है, तुम्हारे फॉर्मूले में T1 का कहीं T1 के फॉर्म में आंसर भी नहीं, फॉर्मूला भी नहीं होना चाहिए, इसलिए S1 और V1 के फॉर्म में हमने क्या किया, औसत चाल का मान निकाला। सेकंड केस दिया है, यदि कोई कण, यदि कोई गतिशील कण यदि कोई गतिशील कण T1, T2, T3 डैश 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 समय अंतराल या समय अंतरालों में V1, V2, V3 डैश 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 चाल से चलता है। ठीक है ना। यदि कोई कण T1, T2, T3 समय से किसे चलता है, V1, V2, V3 चाल से चलता है, तो कण की औसत चाल क्या होगी। तो कण की औसत चाल हमें निकालनी है। कब निकालनी है, T1 समय तक V1 से चला, T2 समय तक V2 से चला, T3 समय तक V3 से चला, T4 समय तक V4 से चलेगा, इस तरह से चलता है। तो कण की हमें यहां पर औसत चाल ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमें पता है औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखो यहां पर हमें कुल समय तो निकाल लेंगे, क्योंकि T1, T2, T3, T4 हमें दिया हुआ है, समय दिए हो तो यहां से क्या हम कुल समय निकाल लेंगे। लेकिन हमें कुल दूरी कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक कण इस ऐसे चल रहा है, यह कण कहां से स्टार्ट होता है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ होता है। कोई गतिशील कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ होता है। प्रथम T1 समय तक कितने से चलता है, V1 से। मान लेते कहां पहुंच गया, बिंदु B पर। फिर बिंदु B से आगे T2 समय तक कितने चाल से चलता है, V2 चाल से चलता है। ठीक है, मान लेते आगे बिंदु हमें मिल गया कितना, C बिंदु के बाद T3 समय तक कितनी चाल से चलता है, V3 चाल से चलता है। फिर कोई बिंदु हमें D मिल गया, और इस तरह से T4, V4 इस तरह से हमें दिया हुआ है। आपको औसत चाल निकालने के लिए इस तरह से बना लिया करें। अब हमें क्या पता है, हमें कुल दूरी पता करना है। दूरी नहीं पता, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन मुझे क्वेश्चन में तो समय दिया और वेग दिया है, दूरी तो दी नहीं। तो दूरी कैसे निकालेंगे, माना उस कण द्वारा T1 समय में तय की गई दूरी कितनी है, D1 है। T2 समय में तय की गई दूरी कितनी है, D2 है। T3 समय में तय की गई दूरी कितनी, D3 डैश डैश। T1 समय मान लिया हमने, ये हमने माना है, ये क्या हमने माना है कि T1 समय में वह D1 दूरी तय करता है, T2 समय में वह D2 दूरी तय करता है, T3 समय में वह D3 दूरी तय करता है। ऐसे ही T4 समय में कितना, D4 दूरी तय करेगा। इस तरह से हमने मान लिया। तो यहां हमें पता है चाल बराबर, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी हो जाएगा, इस फॉर्मूले से दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणा
समय। अगर मैं दूरी बात करता हूं d1 की, तो d1 दूरी क्या v1 चाल से चली है, तो क्या हो जाएगा, चाल कितनी हो गई, v1 कितने समय तक चली है, t1 समय तक। अगर मैं बात करता हूं किसकी दूरी, d2 की, तो d2 दूरी क्या v2 चाल से चली है, कितने समय तक, t2 समय तक। ऐसे ही बात करता हूं मैं किसकी, d3 कितनी चाल से चली है, v3 कितने समय तक, t3 डैश डैश डैश, और भी नीचे बना सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना हो गया, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश डैश डैश, और कुल समय कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश। ये हो गया कुल दूरी और ये हो गया कुल समय। यहां से हमें क्या मिलेगा, औसत चाल। औसत चाल हो गया कितना, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरह से हम क्या औसत चाल निकाल लेते हैं। अब d1 को हम क्या लिखेंगे, v1 इंटू t1, d2 को लिखेंगे v2 इंटू t2, d3 को लिखेंगे कितना, v3 इंटू t3 डैश डैश डैश। तो यहां पर हो जाएगा औसत चाल, औसत चाल बराबर d1 को लिखेंगे कितना, v1 इंटू t1, d2 को लिखेंगे v2 इंटू t2, d3 को लेंगे कितना, v3 इंटू t3 प्लस डैश 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 अपॉन, ये हो जाएगा कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश डैश। तो हमने जो यहां पर केस लिया था उसमें हमने t1 समय तक v1 से चले, t2 समय तक v2 से चले, t3 समय तक v3 से चले, तो यहां पर हमें दूरी नहीं दी हुई थी। तो हमारा जो औसत चाल का जो सूत्र निकल के आया, ये चाल का जो सूत्र है वह किस में दिया हुआ है, वेग में और समय के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको समय नहीं दिया हो, दूरी दे रखी हो, चाल दे रखी हो, तो इससे पहले वाले केस वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर आपको समय दिया है और वेग दिए हुए हैं तो हम इस वाले सूत्र को लगाएंगे। इन सूत्रों पर आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कार पहले मिनट में 2.24 किलोमीटर प्रति आवर वेग से चल रही है। तो पहले समय में क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें पहले समय में t कितना है, 1 मिनट, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, पहले मिनट में कितने वेग से चल रही है, t1 1 मिनट हो गया, v1 हो गया कितना, आपको वेग दिया हुआ है 2.24 किलोमीटर प्रति आवर, 2.24 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। t2 जो समय दिया हुआ है वह t2 भी 1 मिनट दिया हुआ है, और दूसरे मिनट में वह कितनी चाल से चलती है, 3.60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। कितना, v2 हो जाएगा कितना, 3 दशमलव कितना दिया है, 3.60 किलोमीटर प्रति आवर, 3.60 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसे ही समय कितना दिया है, t3 1 मिनट। अगले मिनट जो तीसरा मिनट है दिया है, तीसरे मिनट में 5.18 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से चल रही है। कितना वेग है, यहां पर लेंगे v3 बराबर 5.18 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरह से चल रही है। हमें क्या करना है, तो इन 3 मिनटों में औसत चाल की गणना कीजिए। औसत चाल की गणना करनी है, हमें समय दिए हैं और वेग दिए हुए हैं, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला या दूसरा वाला। चलिए, तो यहां पर औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल, औसत चाल v, औसत को इस तरह से लिखते हैं, औसत चाल निकाल लेंगे। अगर हमें दूरी नहीं दी है, वेग और समय दिए हुए हैं, तो हमारे पास सूत्र होता है कितना, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन v1 प्लस t1 प्लस
T2 प्लस T3, ठीक है ना। ये वाला सूत्र हम लगा देंगे, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। दूसरा वाला सूत्र लगा देंगे कब, जब हमें समय तथा वेग दिए हुए हैं, ठीक है। T1 समय V1 वेग से, T2 समय V2 वेग से, T3 समय V3 वेग से, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। अब यहां पर औसत वेग निकालेंगे, तो औसत वेग कैसे निकालेंगे, V1 कितना है 2.24 और T1 क्या मिनट में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/60 आवर। ये किलोमीटर प्रति आवर में है तो समय को भी आवर में लिख दिया, प्लस V2 कितना दिया हुआ है 3.60 और T2 1 मिनट मतलब 1/60 आवर, प्लस V3 किस में दिया हुआ है 5.18 और T3 दिया है 1/60। यहां पर भी 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। ये हमने समय को 1/60 क्यों लिया है, क्योंकि T हमारे पास दिया हुआ है कितना 1 मिनट, और हमें पता है 1 मिनट में क्या 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में क्या 1/60 आवर्स हो जाएंगे, तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। यहां पे हमने लिया T1 को 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। अब ऊपर से हम क्या करेंगे 1/60 को कॉमन ले लेंगे, 1/60 1/60 1/60 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1/60 को अगर हमने कॉमन ले लिया, अब यहां पे हो जाएगा कितना 2.24 3.60 और अगला हो जाएगा 5.18 और नीचे हो जाएगा 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/60। 1/60 से 1/60 कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो औसत वेग निकल के आएगा V औसत कितना निकल के आएगा 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18/3। इनको जोड़ लेते हैं और 3 का भाग देते हैं तो आंसर आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे 2.24 3.60 और 5.18, यही हमें वेग दिए हुए थे, ठीक है। इनको हम जोड़ लेते हैं, देखिए ग्यारह दशमलव 02, ठीक है। तो 11.02 में 3 का भाग दे देंगे, 11.02/3, 3 3 जा 9, 2 0 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 3.67। तो औसत चाल का मान निकल के आएगा 3.67 किलोमीटर प्रति आवर, 3.67 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।